गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के व्याकरण का पार्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी मतलब वर्णों का उच्चारण का स्थान का ज्ञान करना। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्णा संस्कृत वर्णमाला अल अपि कथ्यते। भाषायां मूलतत्त्व वर्ण अस्ति। वर्णम एव शब्द पदवाक्यम च निर्मीयन्ते। यानी कि संस्कृत वर्णमाला जो है उसे अल भी कहा जाता है। भाषा का मूल तत्व वर्ण है। वर्णों से ही शब्द पद और वाक्य बनते हैं। क ख ग ये जो वर्ण होते हैं इनसे ही शब्द बनते हैं, इनसे ही पद बनते हैं, यानी कि एक पूरा शब्द बन जाता है और उसी से शब्दों से मिलकर के वाक्य बन जाता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण, फिर उसके बाद में शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। संस्कृते 48 वर्णानाम प्रयोग भवति, यानी कि इसके अंदर संस्कृत में जो होते हैं वो 48 वर्ण का प्रयोग होता है। ते मुख्यतः त्रय भागे विभक्त्या सन्ति। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और आरोग्यवाहश्चेति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोवाह। स्वरा, ये जो स्वर हैं वह संस्कृत त्रयो स्वरा संति। संस्कृत में 13 जो है वह स्वर होते हैं। स्वर्णानाम उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों के उच्चारण का स्वतंत्र रूप होता है, जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। इसके अंदर ए, अ, ई, उ, री, इसमें 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। इसे ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। फिर दीर्घ स्वर के अंदर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। इसमें अष्ट दीर्घ स्वर होते हैं, 8 दीर्घ स्वर होते हैं इसमें। और लुप्त स्वरा इसमें अ, ई, उ, री, ए, ओ। इसमें लुप्तता स्वरा संति। इसमें लुप्त स्वर होते हैं, यानी स्वर तो होते हैं पर वह दिखाई नहीं देते हैं। ये यशाणाम उच्चारण एक मात्रा या काल प्रयुज्यते। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। किनके उच्चारण में? ह्रस्व स्वर के। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनमें 2 मात्रा का समय लगता है और इसमें लुप्त स्वरा में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। दान्तत्व, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है। यदा वयम कश्चित् दूरात् आयामाद तदा लुप्त स्वरस्य प्रयोगः भवति। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तब लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। त्रयाम सूचक अस्ति, यानी 3 मात्राओं का सूचक है। इस तरह से हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो हम वहाँ पर लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। व्यंजनानि व्यंजन, यानी कि संस्कृत में 33 व्यंजनानि संति, यानी 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्वर। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था ना कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। किनको? जो वर्ण होते हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है वर्णों को, स्वर, व्यंजन और अव्यय। तो हमने स्वर तो पढ़ लिया कि स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, लो। इस तरह के ये जो हैं ये सारे क्या हैं? स्वर है। और इस स्वर भी 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। तो स्वर के भी भेद हमने पढ़ लिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला है वर्ण। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व यानी कि स्वर, व्यंजन और आरोवाह। और जो स्वर होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। इस तरह से 3 भेद होते हैं। फिर व्यंजनानि, फिर व्यंजन जो होते हैं वह कितने होते हैं? 33 होते हैं। और इनके उच्चारण में वर्णों इनके व्यंजनानि उच्चारण स्वराणाम सहायता भवति। जो व्यंजन है इनके उच्चारण में स्वरों का मदद लेनी पड़ती है, यानी कि स्वर इनमें लगे हुए होते हैं। व्यंजनानाम उच्चारणे अर्धमात्राया कालः प्रयुज्यते। व्यंजनों का उच्चारण अर्धमात्रा के समय किया जाता है। अस्मिन् व्यंजने स्वरस्य प्रयोगः न भवति तस्मिन् हलन्तस्य चिह्नः प्रयुज्यते। यानी कि
जिन व्यंजनों में स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ क ख ग ण। स्पर्श व्यंजनानी में क ख ग ण ये जो लिखा हुआ है इसमें देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि ये जो क है इसमें से हमें जो है स्वर बाहर निकाल दिया गया। इस च में देखिए, इस छ में और इस ज में, री में, ट में, ण में, ड में, यहाँ पर क्या है कि जो है हमारे जो स्वर है उनको बाहर निकाल दिया गया है और नीचे हलंत लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि यह व्यंजन जो है वह स्वर से रिक्त है। इसके बाद में है स्पर्श व्यंजनानी। अब व्यंजन कितने तरह के होते हैं तो उसको यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजनानी, जिसके अंदर क ख ग ण यानी कि जो क वर्ग है, हम क ख ग जो बोलते हैं उसके अंदर जो पहला वर्ण होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस तरह से वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे क वर्ग जो है क ख ग ण ये सब स्पर्श व्यंजनानी होते हैं। च वर्ग च छ ज ढ ण ये सब स्पर्श व्यंजनानी वर्ण हैं। फिर अंतस्थ व्यंजनानी य र ल व ये जो होते हैं वर्ण, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजनानी। फिर ऊष्म व्यंजनानी तो ये होते हैं श श स ह। फिर संयुक्त व्यंजनानी ये होते हैं संस्कृत संयुक्त व्यंजनानी संति, यानी कि संयुक्त व्यंजनानी होते हैं त्रि, री और रज्ञ, यज्ञ कि ये जो तीन वर्ण होते हैं ना, त्रि, रज्ञ और ना, तो ये वाले जो वर्ण होते हैं ये व्यंजन से मिलकर ही व्यंजन बनते हैं। ये शुद्ध व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजनानी, यानी व्यंजन से ही संयुक्त होकर ये बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजनानी, अंतस्थ व्यंजनानी, ऊष्म व्यंजनानी और संयुक्त व्यंजनानी। इस तरह से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और जो स्वर हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अयोग्यवाह ये जो है ये संयुक्त व्यंजनानी, इसका उदाहरण लिखा हुआ है। फिर ये चीज़ आप लोग PDF में देख लीजिएगा, जो मैं PDF भेजूंगी उसमें। फिर आता है आरोग्यवाह। फिर आरोग्यवाह इसमें है यस्य वर्णस्य उच्चारण स्वरस्य पश्चात भवति स आरोग्यवाह कथ्यते। यहाँ पर आरोग्यवाह की परिभाषा लिखी हुई है कि जो अपन ने पढ़ा था ना कि स्वर व्यंजन और अयोग्यवाह, तो 3 प्रकार के हो गए। तो ये तीसरा प्रकार है किसका? वर्ण का। वर्ण का तीसरा प्रकार क्या होता है? अयोग्यवाह। तो यह है अस्य वर्ण से उच्चारण स्वरस्य पश्चात भवति। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है स अयोग्यवाह कथ्यते, वह अयोग्यवाह कहलाते हैं। स्वर के पश्चात में जिनका उच्चारण होता है वह अयोग्यवाह कहलाते हैं। अनुस्वार है, जैसे कि अनुस्वार होता है स्वस्य ऊपरी यत बिंदु प्रयोज्यते स अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यथा स्वरस्य परे न म व स्थाने अनुस्वार प्रयोग भवति। स्वर से परे न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? जहाँ पर न होता है या म होता है तो उसके रूप में उसको अंकित करने के लिए शब्द में हम उसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे कि अयम गच्छति, तो यहाँ पर जब हम इस शब्द को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें बिंदी लगा देंगे। विसर्ग अहम स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदु विसर्ग कथ्यते। स्वर के बाद में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उसके पीछे 2 बिंदु लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग से उच्चारण अर्थ ह इव भवति, यानी विसर्ग का जो उच्चारण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ह नाम से। जैसे विष्णु है, भवति है, या शिव है। तो इस तरह से जो 2 बिंदी लगाते हैं पीछे उसको हम क्या पढ़ते हैं? ह नाम से पढ़ते हैं। र स च स्थाने अपि विसर्ग भवति। र और स के स्थान पर भी विसर्ग हम लगा सकते हैं, जैसे कि राम, हरि है, भानु है इत्यादि, है ना। तो इन शब्दों के स्थान पर भी हम क्या लगा सकते हैं? विसर्ग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में है वर्णमाला।
वर्णानाम समूह का वर्णमाला भवति, के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण संयोजनम यदा वर्णानाम मेल भवति तदा वर्ण संयोजन भवति, कि जब वर्णों का मेल होता है तब वर्ण संयोजन होता है। जब वर्णों का मेल होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? वर्ण संयोजन। जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ें अपने बुक में जो चैप्टर किए थे वहाँ पर हम जिसको हम शब्द वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। इसमें प अ त र अ म, तो ये बन जाएगा पत्रम। जैसे हमने प शब्द बनाया तो इस प शब्द में से सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इस अ को जो है हमने ले लिया। फिर इस अ को लेकर के इस अ को हमने लिया। इस अ को लेने के बाद में त आधा ही रहेगा क्योंकि ये आधा ही है, इसलिए र ले लिया। र और त और र से मिलकर के ये बनता है, इसीलिए। फिर इसके बाद में क्या करना है? म अ, तो म ले लिया। तो इस तरह से ये शब्द बन गया पत्रम शब्द। यानी कि व्यंजन में से स्वर को निकाल करके अलग करना है, तो ये हो जाएगा वर्ण विच्छेद। और फिर इसको वापस से संयुक्त करके लिखना है, क्या हो जाएगा? वर्ण संयोजन। फिर वर्ण विन्यास, यह पदानाम वर्णानाम पृथक पृथक कृत्य लिखित्वा तद वर्ण विन्यास कथ्यते। यानी कि जहाँ पर हम वर्णों को पृथक पृथक करके लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कि हमने जैसे पहले पत्रम शब्द बनाया था जिसमें कि हमने अलग अलग वर्णों को जोड़ करके संयुक्त शब्द बनाया था, और यहाँ पर संयुक्त शब्द को अलग अलग वर्णों में तोड़ना है, तो उसको हम क्या कह देंगे? वर्ण विन्यास। तो वर्ण संयोजन जिसमें शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाना है वो, और वर्ण विन्यास जिसमें हम शब्दों को, एक शब्द को अलग अलग वर्णों के हिसाब से टुकड़े करते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ण विन्यास। फिर वाक्य पदानाम समूह एवं वाक्य भवति, यानी पदों का समूह ही वाक्य होता है। पद वर्णानाम संयोगेन पदस्य निर्माण भवति, वर्णों के संयोग से पदों का निर्माण होता है। स्वराणाम मात्रे रूपेण प्रयोग है, स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग जो होता है वह करते हैं। जैसे कि ए की मात्रा नहीं होती है, और वर्ण में भी हम जैसे कोई वर्ण क्रम बनाते हैं तो उसमें भी इसको केवल अ ही लिखा जाता है और बन जाता है पवन। फिर आ में हम आ की मात्रा लगाते हैं, और जब हम इसका बनाएंगे तो भी इस तरह से आ को हम इस आ को हम इस तरह से लिखेंगे। इसको हम इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर इसमें जैसे प अ र ल इस तरह से लिखा तो ये बन गया पाला शब्द। फिर इसके बाद में ग ई र इस तरह से लिखा तो ये बन गया गिरी शब्द। फिर इसमें ऊ शब्द का बनाएंगे तो प उ री ई, तो ये बन गया पुर। तो इस तरह से ये शब्द बनते जाएंगे। फिर नोट, सभी व्यंजन वर्णों की लिपि चिन्हों में अ स्वर रहता है, किंतु जब यह नहीं रहता तो व्यंजन वर्णों में हलंत का चिन्ह लगाते हैं। वही जैसा मैंने पहले बताया था कि जब हम व्यंजन के अंदर से स्वर को अलग कर देते हैं तो क्या होता है? अ अलग होते ही उसके नीचे जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लग जाता है, जिससे कि हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो हमारा व्यंजन है उसमें से स्वर निकाल दिया गया है। फिर ध्यातत्व यानी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ह्रस्व अ से युक्त वर्णों के उच्चारण को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि क्या होता है? सावधानी पूर्वक करें क्योंकि अ की कोई मात्रा वर्णों के साथ नहीं लगती है। शब्द के अंतिम अक्षर का उच्चारण सावधानी पूर्वक करें। व्यंजनों में हलंत होता है
व्यंजनों में हलंत होता है। स्वर जुड़ने के बाद व्यंजनों में हलंत हट जाता है। इसी तरह स्वर के अलग होने पर पुनः हलंत जुड़ जाता है। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए मुख के विशेष अंग विशेष प्रयास करते हैं। व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण के लिए ध्वनि का अधिक बल दिया जाता है। प्रयोग होने पर शुद्ध व्यंजन को पहले तथा स्वर व्यंजन को बाद में स्थान दिया जाता है। ध अथवा ध, रि, ल, म, भ, श, ह को ध्यान से बोले व सीखें। इस तरह से ये जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारा व्यंजन होता है उसमें से अगर अ को निकाल दिया जाए स्वर को तो वह शुद्ध व्यंजन हो जाता है और उसके नीचे हलंत लग जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब जो आपकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस चैप्टर की वो कौन कौन सी है कि संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। इस तरह से कुल 48 वर्ण होते हैं। तो 13 तो क्या हो गए, स्वर हो गए, और 33 आपके व्यंजन हो गए, और एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया। तो इसमें इस तरह से 48 वर्ण होते हैं। भिन्न ध्वनियों, ये जो 48 वर्ण हैं ये केवल संस्कृत के लिए है, हिंदी के लिए नहीं है। आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं। भिन्न ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जो भिन्न ध्वनियाँ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। री र स्वर है, री का दीर्घ नहीं होता है। री और ल स्वर होते हैं लेकिन री का तो दीर्घ होता है पर री का दीर्घ नहीं होता है। शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर व दो वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण बनते हैं। दो अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये सदैव स्वरों के बाद लगते हैं। वर्ण विन्यास करते समय विसर्ग को अंतिम स्वर के बाद ही लिखते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय तथा स्वर रहित वर्णों के उच्चारण में अर्ध मात्रा का समय लगता है। ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो बिंदु हैं जो ध्यान रखने हैं वो लिखने हैं। ये जो बिंदु हैं आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं PDF के साथ भेजूंगी तो आप इसमें स्मरणीय बिंदुओं को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। और इसके बाद में आगे आप लिखना उच्चारण स्थानानि वर्ण अभिव्यक्ति प्रदेश उच्चारण स्थान कथ्यते प्रयोग शब्द प्रयोग समय आंतरिक वायु काष्ठादिक स्थानेषु स्पर्शन व्यंजना अभिव्यक्ति करोति। वर्णों का अभिव्यक्ति प्रदेश उच्चारण स्थान का होता है। शब्द प्रयोग करते समय आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती, जिसे वर्णों की अभिव्यक्ति कहते हैं। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, जैसे कंठ, जिह्वा, मूल्या, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का प्रयोग होता है। ये सभी उच्चारण स्थान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का प्रयोग होता है। जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है या आंतरिक वायु जिस स्थान से टकराकर बाहर निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान की ये जो तालिका है इसको भी आप अपनी कॉपी में बना लेना। इसके अंदर आपको क्या करना है, वर्णों का कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कंठ, इसके अंदर जो ये स्वर हैं आ और ये स्पर्श जो होते हैं इसके अंदर व्यंजन वो कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, ण। और अंतस्थ वर्ण में कोई सा भी ऐसा वर्ण नहीं है जो कंठ से बोला जाता है। ऊष्म वर्ण का ह जो वर्ण है वो कंठ से बोला जाता है। अयुवाह का विसर्ग जो है वो भी कंठ से बोला जाता है। और इसको इन सभी को हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। तो यहाँ लिख दे कंठ है। फिर तालु जो है, तालु में आपको ई जो स्वर है वो तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, ण ये भी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनको तालु से बोला जाता है। य, श और ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से। फिर मूर्धन्य से री, ली, ठ, ड, ण और अंतस्थ वर्ण का र और ऊष्म वर्ण का श ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, तालव्य से। फिर दंत इसका री, त, ध, ध,
न, ये शब्द कहाँ से बोले जाते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं। और ये ऊष्म वर्ण का स जो होता है वह जो है दंत से बोला जाता है। ओष्ठ का उ प फ ब भ न, फिर ओष्ठ का फिर नासिका का ण म ण न अनुस्वार, ये नासिका से बोला जाता है। फिर कंठ तालु का ए ये जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। फिर कंठोष्ठ, फिर इसमें हो जाएगा क छ थ लव्य। ये तो जो वर्ण होते हैं यह जो है कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते। दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ मतलब कंठोष्ठ मतलब गले से और होठों से बोले जाते हैं। दंतोष्ठ मतलब जो व है वह दांतों से भी बोला जाता है, और जो ओष्ठ है यानी जो हमारे होठ हैं उससे भी बोला जाता है। आप बोल के देखने का प्रयास कीजिएगा कि इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे दांत जो हैं वो होठों को टच करते हैं, तो इस तरह से ये दंतोष्ठ बोला जाता है। जीहा मूल्य जो हमारी जिह्वा से और बोला जाता है वो कौन से? क और ख। अब जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उसके अनुसार यहाँ पर शब्दों को दिया हुआ है कि कौन कौन से उच्चारण स्थान का कौन कौन सा जो वर्ण है वह बोला जाता है। तो अब हम ये जो चीज़ है वह अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं जो कि हमें लिखना है। तो हम जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग क्या करना है कि आपको ये जो उच्चारण स्थान है इसकी तालिका बना लेनी है, और इसके बाद में जो आपका ये ध्यान तत्व और ये स्मरणीय बिंदु हैं इनको आपको कॉपी में लिखना है। स्मरणीय बिंदुओं को और ध्यान तत्व इन दोनों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और एक इंडेक्स बनाना है जिसके अंदर आप लोगों को लिखना है कि संस्कृत में जो होते हैं वह 48 वर्ण होते हैं, जिसमें से 33 तो स्वर होते हैं। आपको एक बिंदु बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि आपके संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं, और उसके अंदर जो है आपके 13 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, और एक विसर्ग और एक अनुस्वार होता है। इस तरह से आपको 48 वर्ण मिल जाते हैं संस्कृत में। और फिर आपको जो होता है ये स्वर है, और ये जो 48 वर्ण है उसको 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोवाह, और इसका एक इंडेक्स बनाना है। पहले आप लिखोगे कि संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं, उसके बाद में आप लिखना स्वर, व्यंजन और अयोवाह। फिर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। इस तरह से ये तीनों बना करके लिखना, और इसके तीनों भाग लिख देना। ये इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसके तीनों भाग लिख देना। फिर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया उसके नाम लिख देना, और फिर अयोगवाह को कितने भागों में बांटा गया है उसके नाम लिख देना। ठीक है।